Hello students, in the last semester we have discussed about the thermodynamics first and the first law of thermodynamics. Now in this semester, that is the fourth semester, हम अब पढ़ेंगे thermodynamics second. अब बात ये आती है कि what is the need of the second law of thermodynamics. Thermodynamics second में हम second law of thermodynamics के बारे में ही पढ़ेंगे. Now the question arises, what is the need of the second law of thermodynamics, जबकि first law of thermodynamics तो already given था. So definitely there were some limitations in the first law of thermodynamics. So to overcome the limitations of the first law of thermodynamics, there is a need of the second law of thermodynamics. जैसे कि हमें सभी को पता है कि first law of thermodynamics हमें ये बताता है कि energy can be converted into its various forms. So the first line of the thermodynamics merely indicate that in any process there is an exact equivalence between the various forms of the energy involved, but it doesn't provide any information about the feasibility of the process. Feasibility of the process means whether the process is possible or not. The first law of thermodynamics doesn't indicate that whether the heat can flow from a cold end to the hot end. ये बताता है कि हीट फ्लो होगी. अब हीट क्या कोल्ड एंड से हॉट एंड भी जा सकती है? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम सभी को पता है कि हीट जो है वो फ्लो कहाँ से होती है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ. बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन और व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. अब हम ये कह सकते हैं कि हॉट एंड से कोल्ड एंड तो हीट फ्लो कर सकती है, यहाँ पे तो फिजिबल है प्रोसेस. बट कोल्ड एंड से हॉट एंड क्या हीट फ्लो करेगी विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी? So this was the limitation of the first law of thermodynamics, and definitely like this हमें ये पता है कि जो वाटर जो है वो ऊपर से नीचे फ्लो हो सकता है. बट नीचे से ऊपर वाटर अगर हम फ्लो कराना चाहते हैं तो क्या ये नेचुरली होगा? यहाँ पे भी हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये नहीं बताया कि वेदर दिस प्रोसेस इज़ फिजिबल और नॉट. तो इन्हीं तरह की जो लिमिटेशंस हैं उनको रिमूव करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया. और जो ये फर्स्ट लिमिटेशन है इसके बेस पे जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो ये आई. देखिए, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लाइक द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और द फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल एक्सेट्रा आर द thermodynamic irreversible process. All these processes are thermodynamically irreversible. They can't be reverse. Means heat जो है वो hot end से cold end की तरफ आ सकती है, cold से hot की तरफ नहीं जा सकती. दिस इज़ नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इसी तरह से जो गैस का डिफ्यूज़न होगा वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं होगा, और जो पानी जो गिर रहा है डाउन द हिल वो नीचे से ऊपर हम विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी नहीं पहुंचाएंगे. अब बात ये आती है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ वर्ड हमने यूज़ किया है. सो व्हाट इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? दिस इज़ द प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी. बिना किसी बाहरी सहायता के जो प्रोसेस हो जाते हैं उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. जैसे कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं आपके स्पॉन्टेनियस है. जैसे कि वाटर जो है झरनों से जब पानी गिरता है, पहाड़ियों से नीचे गिरता है, दैट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, और उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप गिर रहा है. लेकिन अगर आपने घर में जो समरसेबल हम लगाते हैं, आपको नीचे टैंक से पानी आपको ऊपर टैंक में चढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी, और हम किसका यूज़ करते हैं? मोटर का यूज़ करते हैं. तो वो प्रोसेस आपका नेचुरल नहीं है, वो आपका क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है. जबकि ये वाला जो प्रोसेस है, जो पानी डाउन अ हिल गिर रहा है, दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज इस प्रोसेस में किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसी तरह से हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ अपने आप आती है, लेकिन कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ अगर आपने इसको ट्रांसफ़र करना है तो देयर शुड बी द नीड ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी. तो आई थिंक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो प्रोसेस हैं जिनको जो अपने आप होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के. तो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये डेफिनेशन आई कहाँ से? फ्रॉम द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब हम सेकेंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कह रहा है कि हीट जो है जो एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द वर्क ऑब्टेन, बट
इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो वर्क में कन्वर्ट तो होती है बट कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ चेंजेस करती है सिस्टम या फिर सराउंडिंग में। मतलब जो हीट एब्जॉर्ब होती है दैट कांट बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू द वर्क डन। डेफिनेटली इट विल लीव सम चेंजेस इन द सिस्टम और सराउंडिंग। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी। जैसे कि अगर आपने हीट प्रोड्यूस हुई है जहाँ लोकोमोटिव में, वो पूरी की पूरी नहीं यूज़ होती ट्रेन को चलाने में, कुछ पार्ट सराउंडिंग में छूट जाता है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तो ये बताया ही नहीं, तो उसके लिमिटेशन को दूर करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया और इस बेसिस पे जो सेकेंड डेफिनेशन डराइव हुई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो ये है। देखिए सेकेंड डेफिनेशन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी वो ये है, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ इम्पॉसिबल। कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता हीट का वर्क में, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर। और एल्सवेयर का मीन्स इट विल डेफिनेटली लीव सम इफेक्ट आइदर ऑन द सिस्टम और ऑन द सराउंडिंग। सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिमिलरली द थर्ड डेफिनेशन इज दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन। किसी भी ऐसी मशीन को कंस्ट्रक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है जो साइकिल में काम करे। साइकिल मीन्स इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल्स। मतलब ऐसी मशीन को बनाना हमारे लिए मुश्किल है जो कि साइकिल में काम करे और जो हीट को कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में, बिना किसी चेंज के छोड़े हुए। मतलब डेफिनेटली ये सेम इसका सेकेंड वर्जन ही है यहाँ पे कि हमारे लिए ऐसी मशीन बनाना मुश्किल है जो कि हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना किसी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग में लाए हुए। Similarly, the fourth definition of the second law of thermodynamics is this, without the use of an external agency, बाहरी सोर्स की हेल्प के बिना हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ पास फ्रॉम ए कोल्डर टू हॉटर बॉडी। मतलब हीट जो है वो अपने आप कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ नहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। ये हम सभी को पता है, दिस इज़ द कॉमन सेंस क्वेश्चन कि हीट जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाती है, ना कि कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ। लेकिन अगर आपको कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ हीट को ट्रांसफ़र करना है तो डेफिनेटली वी हैव नीड सम एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज़ नॉट पॉसिबल without the help of any external agency. So these four definitions are there which are of second law of thermodynamics। और हमने ये देखा कि हमें second law of thermodynamics की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए और उनकी आगे हम प्रोसीडिंग देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम यहाँ पे ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो हम अगले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ कार्नोट साइकिल। थैंक यू।